हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। यूरोपीय आगमनों का तीसरा पार्ट मैं आज लेकर आई हूँ, जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और लुई 14वें के मंत्री थे कॉलवर्ट। उन्होंने जो है 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव 1673 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन द्वारा रखी थी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव 1673 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन द्वारा रखी थी। और फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी 1690 से 92 ईस्वी में बनाई थी। अगर फ्रांसीसियों की बात करें तो उन्होंने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी 1690 से 1692 ईस्वी में बनाई थी। 1731 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई। और जो फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो था वहाँ का गवर्नर डुप्ले, जिनकी नियुक्ति 1731 ईस्वी में हुई थी। यूरोपियों की भारत में प्रमुख बस्तियों की अगर बात करें तो पुर्तगाली का था गोवा, दीव, दमन, बसई, बोल आदि पश्चिमी तटों पर तथा पूर्वी तट पर बम्बई, सैनथोम, मद्रास के निकट और हुगली, जो कि बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर था। पुर्तगाली बस्तियों की अगर बात करें तो वो था गोवा, दीव, दमन, बसई, बोल आदि पश्चिमी तटों पर। और पूर्वी तटों पर बात करें तो बम्बई, सैनथोम, जो कि मद्रास के निकट है, और हुगली, जो कि बंगाल में है। ये सारे जगहों पर पुर्तगालियों की बस्तियां थी। नेक्स्ट है डच की बस्तियां कहाँ थी। तो डच की बस्तियों की अगर बात करें तो वो थी मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी, पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टम 1658 ईस्वी और कोचीन 1663 ईस्वी। इन सारे जगहों पर जो था डच बस्तियां बसाई गई थी। नेक्स्ट, अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ द्वारा सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच, बम्बई, मद्रास, हरिहरपुर, बालसोर, हुगली, पटना, कासिम बाजार, इन जगहों पर अंग्रेज़ों द्वारा बस्तियां बसाई गई थी। नेक्स्ट, फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने सूरत में 1688 ईस्वी में, मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में और पांडिचेरी और चंद्रनगर, इन 4 जगहों पर उन्होंने बस्तियां बसाई थी। बंगाल में कंपनी की स्थापना किन प्रोसेस से गुजरकर हुई वो देखते हैं। अंग्रेज़ों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी शाह सूजा की अनुमति से बनाई थी। अगर अंग्रेज़ की बात करें तो अंग्रेज़ जो थे 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी शाह सूजा नामक वहाँ का राजा था, जिसकी अनुमति लेकर बनाया था। मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान 1700 ईस्वी में बना था। अगर मुर्शिद कुली खां की बात करें तो बंगाल का दीवान 1700 ईस्वी में बना था। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के निधन के बाद शुजाउद्दीन ने शासन किया। और अगर शाह सूजा की बात करें, जब 1727 में मुर्शिद कुली खां के निधन के बाद शुजाउद्दीन ने शासन किया। अलवर्दी खां जो था 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। अलवर्दी खां जो है 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना 1733 ईस्वी में हुई। बंगाल प्रांत की स्थापना जो है 3 जगहों, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों को मिलाकर 1733 ईस्वी में स्थापित किया गया। अलवर्दी
खां ने अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी। अलवर्दी खां ऐसा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी थी। मराठों के आक्रमण के कारण उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और मराठों का आक्रमण हो जाने के कारण उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ गया था। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध मराठाओं द्वारा किया गया था। अगर भारत में अंग्रेजों का विरोध सबसे अधिक किया था तो वो कौन किए थे, तो वो मराठाओं ने किया था। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। अगर सिराजुद्दौला की बात करें तो वो कब बंगाल का नवाब बना था, तो वो बंगाल का नवाब 1756 ईस्वी में बना था। किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला जो था उसने 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से हारने के बाद फुल्टा द्वीप में शरण ली। अंग्रेज जब सिराजुद्दौला से हार गया तो वह शरण लेने के लिए फुल्टा द्वीप पर चले गए। पलासी का युद्ध जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। पलासी के युद्ध की मुख्य बातें क्या थी वो हम देखते हैं। पलासी बंगाल की नदिया जिले में भगीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगर पलासी कहाँ पर स्थित है इसकी बात करें तो पलासी जो है पलासी बंगाल के नदिया जिले में भगीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित एक स्थान है। यह युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अगर हम पलासी के युद्ध की बात करें तो पलासी का युद्ध है जो 23 जून 1757 को हुआ और ये पलासी कहाँ स्थित है, तो पलासी जो है पलासी जो है वह बंगाल के नदिया जिले में भगीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मिर्जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गए। और इसमें पराजय किसकी हुई, तो इसमें पराजय जो है सिराजुद्दौला की हो गई। अंग्रेजों ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और इसका यह हुआ कि जिसने अंग्रेजों की जीत में मदद किया था उसे ही वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, पलासी युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था और पलासी का युद्ध जब हुआ था तो वहाँ का जो मुगल बादशाह था वह था आलमगीर द्वितीय। नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मिर्जाफर, यार लतीफ़ खां तथा राय दुर्लभ कर रहे थे। ब्लैक होल घटना में 20 जून 1756 ईस्वी को एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। ब्लैक होल घटना की बात करें तो यह जो है 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था और इसमें क्या किया गया था, एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था और इसमें जो है 23 अंग्रेज बच गए थे और बाकी सब मीन्स कि 123 व्यक्तियों की दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई थी। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकार मानिकचंद को बनाया। बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ था। अगर बंगाल के सबसे बड़े बैंकर की बात करें तो वह जगत सेठ था। मानिकचंद ने घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया और हम जैसा कि अभी भी जानते हैं घूसखोरों की कमी नहीं है। तो जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो घूसखोरों के कारण ही हुआ था और इसमें मानिकचंद एक बहुत ही शीर्ष बिंदु के तबके का घूसखोर था।
उसने मानिकचंद ने घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया था। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 ईस्वी में हुई थी। अगर अलीनगर की संधि की बात करें तो यह जो है 1757 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को अंग्रेजों ने मार्च 1757 ईस्वी में जीता था। और फ्रांसों के द्वारा जो बस्ती बसाई गई थी चंद्रनगर, उसको भी अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी को जीत लिया। पलासी युद्ध में नवाब की सेना का नेतृत्व विश्वासघाती राय दुर्लभ तथा मिर्जाफर कर रहे थे। पलासी युद्ध की बात करें तो नवाब की सेना का नेतृत्व जो है विश्वासघाती राय दुर्लभ तथा मिर्जाफर कर रहे थे। सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति मीरमदान तथा मोहनलाल थे जो पलासी में लड़े। सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति मीरमदान और मोहनलाल थे जो कि पलासी में लड़े। 1757 ईस्वी में मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1757 ईस्वी में जो है मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला की हत्या मिर्जाफर के पुत्र मीरान ने कर दी। और यहाँ पे सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी जाती है मिर्जाफर के पुत्र मीरान के द्वारा। मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसके बाद मीर कासिम जो है 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। मीर कासिम ने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए देसी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। और मीर कासिम जो था वह आया तो सोचा कि कुछ हम अच्छा काम करें, तो यहाँ पे दस्तक का दुरुपयोग होता था, जिसे रोकने के लिए देसी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर देते हैं। और अंग्रेजों से बचने के लिए जो ये है मीर कासिम ये क्या करता है, अपनी राजधानी को मुंगेर हस्तांतरित कर देता है मुर्शिदाबाद से। उदयनाल के युद्ध में पराजित होने के बाद मीर कासिम ने पटना हत्याकांड करवाया। और जब उदयनाल का युद्ध हुआ उसमें वह पराजित हो गया मीर कासिम, तो इसने पटना हत्याकांड करवाया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अगर बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध जो है वह 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों तथा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। अगर बक्सर के युद्ध की बात करें तो यह कब हुआ था, तो यह 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों तथा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। और अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो ने किया था, और इसमें अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया तथा अवध अंग्रेजों की दया का पात्र बन गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया और अवध अंग्रेजों की दया का पात्र बन गया। अब अवध जो है पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और अंग्रेजों की दया का पात्र बन गया। मीर जाफर की मृत्यु 1765 ईस्वी में हुई। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। और कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक तौर पर 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट है
1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को बनाया गया। 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब जो है नजमुद्दौला को बनाया गया। लगान वसूलने के लिए कंपनी ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां एवं बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया। 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बन गया? तो बंगाल का नवाब जो है नजमुद्दौला बन गया। और लगान वसूलने के लिए कंपनी ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया गया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाही फरमान के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जमींदारी अस्थायी रूप से कंपनी को सौंप दी। और 12 अगस्त 1765 ईस्वी में शाही फरमान एक निकाला गया, जिसके अनुसार मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जमींदारी अस्थायी रूप से कंपनी के हाथों में सौंप दिया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। और जब यह ऐसा हुआ, उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वह रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। फरवरी 1767 ईस्वी में सदा के लिए भारत छोड़कर चला गया। और क्लाइव जो है फरवरी 1767 ईस्वी में हमेशा के लिए भारत को छोड़ दिया। द्वैत शासन के समय ही बंगाल में 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था। और द्वैत शासन जब लागू हुआ था 1767 ईस्वी में, तो 1765 ईस्वी में बंगाल में जो द्वैत शासन लागू हुआ था, उसी समय 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल के समय कार्टियर बंगाल का गवर्नर था। और जब अकाल आया था तो कार्टियर जो था वहाँ बंगाल का गवर्नर था। बंगाल में द्वैत शासन 1772 ईस्वी तक चला। और बंगाल में अगर द्वैत शासन की बात करें तो वो 1772 ईस्वी तक चला। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। ओके, धन्यवाद।